आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में छत्तीसगढ़ का खजुराहो जिसे लोग भोरम देव कहते हैं अब और भी खास होगा। यहां बहुत जल्द जंगल सफारी शुरू होगी। इस फैसले से जहां पर्यटकों को नया और रोमांचक अनुभव मिलेगा, वहीं आसपास के गांव के लोगों को रोजगार के मौके। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में ये शानदार पहल हो रही है। भोरम देव अभ्यारण्य पहले से ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब जंगल सफारी शुरू होने से यहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लोग जंगल और वन्य जीवों को करीब से समझ पाएंगे। इस सफारी के लिए करीब 34 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार है। सफारी के दौरान पर्यटक जंगल के अंदर गौर, चीतल, सांभर, भालू और जंगली सुअर जैसे जानवरों को उनके असली माहौल में देखेंगे। सफारी की सबसे खास बात यह कि रास्ते में सकरी नदी पड़ती है, जिसे सफारी के भ्रमण के दौरान करीब 17 बार पार करना होगा। यह अनुभव काफी रोमांचक होगा। ये सफारी मैकल पर्वतमाला के घने जंगलों से होकर गुजरेगी, जिससे प्रकृति प्रेमियों को अच्छा अनुभव मिलेगा। वन विभाग की इस योजना में स्थानीय लोगों को भी जोड़ा है। सफारी गाड़ियों का संचालन वन प्रबंधन समिति करेगी, जिससे गांव के लोगों को काम मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी। वन विभाग का कहना है कि सफारी को सुरक्षित और अच्छे तरीके से चलाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जंगल सफारी शुरू होने के बाद भोरम देव आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक मंदिरों के दर्शन के साथ साथ जंगल और वन्य जीवों का रोमांच भी एक जगह पर लेंगे। कुल मिलाकर यह पहल पर्यटन, रोजगार और जंगल संरक्षण तीनों के लिए फायदेमंद होगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच टकराव बढ़ गया है। जब से इस प्रक्रिया का ऐलान हुआ है, तब से ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग केंद्र सरकार और बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है, उनका आरोप है। इसी वजह से वह सड़कों पर उतरी, धरना दिया, आयोग को कई बार चिट्ठी लिखी। ममता और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आरोप कि एसआईआर की वजह से आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जल्दबाजी में ये काम किया जा रहा है और सही वोटरों के नाम भी वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। कई जगह विरोध के दौरान हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी हुई। ममता का दावा है कि इस डर और तनाव की वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर अधिकारियों से मिली। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि उनकी बात नहीं सुनी गई और उनका अपमान हुआ। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत बोला। इसके बाद ममता ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। सुनवाई के दौरान वो खुद कोर्ट में मौजूद रही और जजों के सामने वकील के तौर पर अपनी बात रखी। बंगाल की शेरनी कहे जाने वाली ममता ने कहा कि वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम हटाए गए हैं, जिनमें कई लोग जिंदा हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो काम सालों में होना चाहिए वह कुछ महीनों में कैसे। उनका कहना है कि बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख तय की। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह मुद्दा आने वाले चुनाव तक गरमाया रहेगा। तृणमूल कांग्रेस इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है और ममता खुद को आम लोगों की आवाज बताकर सामने रख रही है। जब ममता बनर्जी ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि मैं आपसे 5 मिनट चाहती हूं, उसका अनुरोध करती हूं, तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत तिवारी ने बड़े सम्मान के साथ कहा कि आप सीएम हैं, हम आपको 5 मिनट नहीं 15 मिनट देंगे। उम्मीद है कि इंसाफ जो भी हो जरूर होगा। गाजियाबाद से एक बेहद दुखद खबर, जहां ऑनलाइन गेमिंग की लत की वजह से 3 नाबालिग बहनों ने आत्महत्या की। घटना के बाद एक बार फिर सवाल कि क्या ऑनलाइन गेम्स बच्चों के लिए लगातार खतरनाक हो रहे हैं। पहले जिन्हें सिर्फ टाइम पास माना जाता था, वही गेम अब कई बच्चों की जिंदगी पर भारी है। इस बारे में सीनियर साइकोलॉजिस्ट मोनिका का कहना है कि जरूरत से ज्यादा गेम खेलना बच्चों की मानसिक सेहत को प्रभावित करता है। बच्चों का व्यवहार बदलने लगता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक से सोते नहीं, हर वक्त तनाव में रहते हैं। धीरे धीरे बच्चे असली दुनिया से कटने लगते हैं, उनका मन पढ़ाई, दोस्तों और परिवार से अलग हो जाता है। कई बार तो बच्चे हार या नाकामी को सहन नहीं कर पाते। कोरोना के बाद से बच्चों में मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया है। ऑनलाइन गेम्स ऐसे बनाए जाते हैं कि बच्चे उनमें आसानी से फंस जाते हैं।
छोटी उम्र के होने की वजह से समझ नहीं आता कि वे कब लत का शिकार बन गए। बच्चों में ये लक्षण दिखाएं तो सतर्क हो जाए, जैसे गेम खेलने से मना करने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बात बात पर चिल्लाना, मारपीट पे उतरना, नींद पूरी न होना, आंखों के नीचे काले घेरे आना, वजन बढ़ना, खाने पीने की आदत बदलना, पढ़ाई में लगातार गिरावट, होमवर्क न करना, दोस्तों से दूरी, अकेले कमरे में बंद रहना और सबसे गंभीर संकट बार बार रोना, खुद को बेकार कहना या जिंदगी खत्म करने जैसी बात है। माता पिता को बच्चों पर ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसे वक्त डांटने या मोबाइल छीनने से हालात बिगड़ सकते हैं। प्यार से समझाएं, उनके साथ बात करें, धीरे धीरे गेम खेलने का समय तय करें, उन्हें बाहर खेलने भेजें, एक्सरसाइज करने, परिवार के साथ वक्त बिताएं, उन्हें प्रोत्साहित करें। बच्चा बहुत ज़्यादा बदल गया या डिप्रेशन में जा रहा है तो बिना देरी किए किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक की सलाह लें। समय रहते अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चों को इस लत से बाहर बिल्कुल निकाला जा सकता है। हमें आशावादी होना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक हुई। कई सीधे सीधे आम लोगों से जुड़े फैसले हुए। सबसे बड़ा फैसला नशे के खिलाफ सरकार ने तय किया है कि राज्य के 10 जिलों में एंटी नार्कोटिक्स टास्क, इसके लिए 100 नए पद भी मंजूर किए गए। ये टीमें नशे की तस्करी पर नजर रखेंगी, सीधे एक्शन लेंगी। इससे नशे का पूरा नेटवर्क तोड़ने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने एक और राहत वाला फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और रायपुर विकास प्राधिकरण की बनी 35 के करीब कॉलोनियों को अब नगर निगम और नगर पालिका को सौंपा जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ में। अभी इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग 2 जगह पैसे दे रहे हैं, टैक्स भी और मेंटेनेंस भी। अब कॉलोनियां निगम को मिलने के बाद पानी, सड़क, बिजली, सफाई जैसे सुविधाएं सीधे मिलेंगी, खर्च कम होगा। युवाओं के लिए अच्छी खबर, सरकार ने राज्य में पायलट ट्रेनिंग शुरू करने की मंजूरी दी। अब छत्तीसगढ़ के बच्चे यहीं रहकर पायलट बनने की ट्रेनिंग ले सकेंगे। इससे रोजगार के नए मौके मिलेंगे। पुलिस को मजबूत करने के लिए एसओजी भी बनाया गया। इसके लिए 44 नए पद स्वीकृत है। ये टीम किसी भी बड़ी या अचानक होने वाली घटना में तुरंत मौके पर पहुंचेगी। इसके अलावा सरकार ने नई स्टार्टअप नीति को हरी झंडी दी। युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए लोन, किराए में छूट, आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही मोबाइल टावर बढ़ाने, डिजिटल सिस्टम मजबूत करने और नवा रायपुर में नए सरकारी दफ्तर बनाने जैसे फैसले। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले नशे पर रोक लगाने, आम लोगों को राहत देने, नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में विष्णुदेव सरकार के सुशासन का बड़ा कदम है। नारकोटिक्स के संदर्भ में, एनडीपीएस के संदर्भ में नई सरकार बनने के बाद ही प्रदेश में बहुत काम हुआ है। काम करने का ढंग भी बदला है, प्रक्रियाएं बदली हैं। पहले जिसके हाथ में कोई नशे की पुड़िया होती थी उसको ही पकड़ लिया जाता था। अब एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम काम कर रहे हैं कि वो पुड़िया कहाँ से आई और कहाँ से आई, कहाँ जाएगी और कहाँ तक जाएगी, ये पूरी चैन को अब पकड़ा जाता है। पहले नशे के व्यापार करने वाला व्यक्ति 6 महीना जेल काट करके पूरे कमाए हुए संपत्ति को एंजॉय करता था। अब स्पष्टता हो गई है इस बात की कि हम सफेपा के अंतर्गत कार्यवाही कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी अटैच करने का काम कर रहे हैं और जितना भी संपत्ति उसने नशे के व्यापार से कमाया होगा उसको सब वापस उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। सरकार के खाते में सब कुछ आ जाएगा। वो उस नशे के व्यापार से कमाए हुए पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसको भी, इसके साथ साथ ही आवश्यकता जिन जिन जिलों में हुई वहाँ पर एक स्पेशल टीम नारकोटिक्स को लेकर के, एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड जो बनाया जा रहा है, इसका अभी तो उसमें नहीं। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया। कुछ बड़े नियम बदल दिए गए। ये बदलाव खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए जो पहले से किसी न किसी सेवा में चुने जा सके और फिर से रैंक सुधारने के लिए परीक्षा देते हैं। इस बार आयोग ने साफ कर दिया कि अब ऐसा करना आसान नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक कोई उम्मीदवार पहले से आईएएस या आईपीएस बन चुका है और सेवा में काम कर रहा है तो वह यूपीएससी 2026 का फॉर्म नहीं भर पाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी का चयन प्रीलिम्स के बाद और मेंस परीक्षा से पहले आईएएस और आईएफएस में हो जाता है तो उसे मेंस परीक्षा देने की इजाज़त नहीं होगी। अब बीच में भी चयन हुआ तो आगे परीक्षा नहीं दे सकेंगे। आईपीएस को लेकर भी नियम सख्त हैं। अगर कोई उम्मीदवार पिछली किसी परीक्षा के आधार पर आईपीएस के लिए चुना गया है तो वह 2026 के रिजल्ट के आधार पर दोबारा आईपीएस कैडर नहीं चुन सकेगा। मतलब बार बार एक ही सेवा लेने का ऑप्शन खत्म।
यूपीएससी ने आगे के सालों के लिए भी साफ कर दिया है कि 2028 और उसके बाद अगर कोई उम्मीदवार फिर से सिविल सेवा परीक्षा देना चाहता है तो उसे अपनी मौजूदा सेवा से इस्तीफा देना जरूरी होगा। अभी 2026 और 27 तक कुछ छूट दी गई है, लेकिन इसके बाद सेवा में रहते परीक्षा देना मुमकिन नहीं होगा। आयोग का कहना है कि इन बदलावों का मकसद सिस्टम को आसान बनाना, सेवाओं में स्थिरता लाना, साथ ही यह भी निश्चित करना कि जो उम्मीदवार पहले से चयनित है वे बार बार परीक्षा देकर नए उम्मीदवारों के मौके कम ना करें। अब यूपीएससी में बार बार रैंक सुधारने के लिए परीक्षा देना काफी मुश्किल होगा। आज बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन का जन्मदिन है। 5 फरवरी 1976 को मुंबई में अभिषेक बच्चन ने जन्म लिया। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से की और जल्द ही अपनी प्रतिभा और दमदार अभिनय के लिए पहचान बना ली। अभिषेक बच्चन ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें बंटी और बबलू, द ब्यूटीफुल गेम, धूम, गुरु, हैप्पी न्यू ईयर आदि शामिल हैं। उन्होंने अभिनय के साथ साथ प्रोडक्शन और टीवी प्रस्तुतिकरण में भी छाप छोड़ी। सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहे अभिषेक। अपनी सामाजिक गतिविधियों और खेलों में रुचि के लिए भी जाने जाते हैं। वे क्रिकेट और पेंटिंग के शौकीन और विभिन्न सामाजिक अभियानों से जुड़े। आज उनके जन्मदिन पर फैंस और करीबी दोस्त सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनके परिवार के साथ साथ बॉलीवुड के कई साथी कलाकार भी उन्हें इस खास दिन की बधाई दे रहे हैं। डीए न्यूज़ प्लस एमडी अरुण भद्दा और मैं शकील साजिद भी अभिषेक बच्चन के जन्मदिन पर उन्हें बहुत बधाई देते हैं। नमस्कार।